एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व है, दूसरी तरफ कोरोना का अट्टहास। कैसे पीएम मोदी इसके बीच में साधेंगे संतुलन। साथ ही बात करेंगे कि सरकार के साथ बीजेपी अपनी रैलियों को कैसे करेगी नियंत्रित, और बात होगी छोटे दलों को अपने साथ लाने की होड़ में समाजवादी पार्टी का अहंकार कैसे आ रहा है उसके आड़े। और बात करेंगे कैसे विकास की धारा और आस्था की गंगा की पटरियों पर सवार होकर चलेगा बीजेपी का चुनावी रथ। कोरोना पर लापरवाही तो होगी कार्रवाई। पीएम मोदी ने यह सीधा अल्टीमेटम अपने अधिकारियों को दे दिया है। दरअसल लोकतंत्र का महापर्व सामने है और ओमिक्रॉन का दैत्य अट्टहास कर रहा है। वो भी तब जब यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और पश्चिम बंगाल चुनाव के समय उस समय यूपी में भी स्थानीय निकाय के चुनाव थे। जिस तरीके के हम लोगों ने हालात देखे और जैसा मौत का तांडव देखा, उससे सरकार संजीदा है और सतर्क है। और लोकतंत्र में अगर चुनाव अनिवार्य शर्त है तो लोगों की जिंदगी बचाना पहली और अंतिम अनिवार्यता। तो इसी अनिवार्यता और शर्त के बीच में संतुलन साधने के लिए पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, इस पे करेंगे राज की बात। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच गुरुवार शाम को ये तस्वीरें आईं। पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की और अब इस मीटिंग से जुड़ा राज बाहर आ रहा है। चुनावी राज्यों समेत मुंबई और दिल्ली को लेकर पीएम सबसे ज्यादा संजीदा हैं। उन्होंने केंद्र की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हर एजेंसी और अधिकारी को अल्टीमेटम दे दिया है कि इस दफा जरा भी शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। किसी भी कीमत पर देश नहीं रुकना चाहिए। राज की बात यह कि जिस तरह से ओमिक्रॉन के केस बढ़ने शुरू हुए, उसके बाद पिछले अनुभवों से सबक लेकर पीएम ने तुरंत कमान अपने हाथ में ले ली है। चुनाव टालने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आग्रह या सुझाव से पहले ही पीएम मोदी ने ये हाई प्रोफाइल बैठक करके इस विषय में तैयारियां शुरू कर दी थी। दरअसल चुनाव हो या ना हो ये फैसला तो चुनाव आयोग से विमर्श करके ही तय होगा, लेकिन चुनावी रैलियां कहीं सुपर स्प्रेडर न बन जाएं, इसको लेकर पीएम मोदी ने ये बैठक कर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। मतलब साफ है कि चुनाव कराना तो सरकार की मंशा है, लेकिन लोगों की सुरक्षा भी होती रहे, इसीलिए ये बैठक करके कुछ बिल्कुल सख्त तरीके से निर्देश जारी कर दिए गए। इस बैठक से राज की सबसे बड़ी बात यह निकली कि चुनावी राज्यों के साथ साथ राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना से जंग की व्यवस्थाओं को लेकर पीएम ने अपने अधिकारियों को सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि राज्यों से जुड़ी व्यवस्थाओं पर तो वहां की सरकारें फैसला लेंगी, लेकिन अगर केंद्र से जुड़ी किसी भी एजेंसी या अधिकारियों की तरफ से कोई भी कोताही पाई गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पीएम की चिंता चुनावी राज्यों के साथ साथ दिल्ली और मुंबई जैसे दोनों महानगरों को लेकर भी ज्यादा थी, क्योंकि उनका साफ कहना था कि यहां से आवागमन ज्यादा होता है और यहां कामकाज ठप होने के दूरगामी आर्थिक हितों पर भी बहुत ज्यादा दुष्परिणाम होते हैं। और लोग जब यहां पर आते जाते ज्यादा हैं तो महामारी फैलने की आशंका भी ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर फोकस करना होगा। गुरुवार को काशी से लौटने के बाद ही पीएम ने ओमिक्रॉन से लड़ने की तैयारियों पर यह अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, शहरी विकास सचिव, फार्मास्यूटिकल सचिव आदि मौजूद थे। ध्यान रहे कि जब दूसरी लहर आई थी तो उस समय सबसे ज्यादा खराब स्थिति मुंबई और दिल्ली की हो गई थी। तब राजनीति के भी खूब आरोप लगे थे। पीएम का साफ कहना था कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन इन दोनों महानगरों में यदि कोरोना को काबू किया जाता है तो इस महामारी से निपटना आसान रहेगा। इसलिए बिना किसी लापरवाही के यहाँ पर कोरोना रोकथाम से लेकर ऑक्सीजन प्लांट, कंसंट्रेटर, बेड, दवा आदि को लेकर पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जाए। उन्होंने जोर देकर कहा, कोई भी लापरवाही
केंद्र के स्तर से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और राज्य सरकार के साथ पूरा समन्वय स्थापित करके व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाएं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने चुनावी राज्यों की तैयारियों पर समीक्षा कर दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कैबिनेट सचिव से सभी डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बातचीत कर चुनावी रैलियों को नियमित और नियंत्रित करने की बात की। इस दिशा में चुनाव आयोग अपने स्तर पर कदम उठाएगा, लेकिन केंद्र और राज्यों को इस बाबत तैयार रहने को कहा गया। पीएम ने साफ कहा कि चुनाव है तो राजनीति होगी, लेकिन हमारी प्राथमिकता इस बात पर हो कि ये रैलियां कोरोना की सुपर स्प्रेडर यानी खतरनाक तरीके से उसे बढ़ाने वाली ना हो। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकारों के साथ सशक्त प्लानिंग और समन्वय रखा जाए। राज की बात यह है कि पीएम ने अधिकारियों से सभी चुनावी रैलियों में जीनोम सीक्वेंसिंग तेजी से कराने को कहा। इससे यह पता चल पाएगा कि कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है और उसी हिसाब से सरकार अपनी तैयारी कर पाएगी। और साथ ही चुनावों से अलग छोटी छोटी जगहों को लेकर भी चुनावी तैयारियों से ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट पर रहने को कहा गया है, ताकि अगर ये ब्लास्ट होता है कोरोना की दूसरी लहर की तरह तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो और जान माल की कम से कम हानि। चुनावी तैयारियों के साथ साथ कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार और पीएम मोदी तो एक्शन में हैं, लेकिन इस चुनावी माहौल में बीजेपी ने भी चुनावी तैयारियों के साथ साथ कोरोना को लेकर अपनी रणनीति तय कर ली है। और राज की बात यह है कि इसकी कमान संभाली है गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं से लेकर स्टार कैंपेनर्स तक के लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर तय कर दिए हैं। इसके तहत क्या करना है क्या नहीं करना है इसको लेकर साफ दिशा निर्देश हैं। और खास बात ये कि कार्यकर्ताओं से लेकर स्टार कैंपेनर्स तक को किसी को भी इससे कोई छूट नहीं होगी। कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम बनाया गया, 2 गज की दूरी, मास्क है। जन स्वास्थ्य पहले जरूरी है, जनता की जान पहले जरूरी है, बाद में राजनीति। राज की बात यह है कि बीजेपी ने सभी चुनावी राज्यों खासतौर से यूपी को लेकर अपने दिशा निर्देश जारी किए। पार्टी कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री की तरफ से यह संदेश दिया गया है कि जो भी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार या रैलियों की व्यवस्था में लगे हैं उन्हें कुछ खास बातें ध्यान रखनी होंगी। मसलन कोई भी बिना मास्क के न रहे और सैनिटाइजर साथ लेकर चले। पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है कि यदि कोरोना से हालात बिगड़ते हैं तो कोई भी जिम्मेदार हो, लेकिन निशाना सीधे केंद्र सरकार पर ही साधा जाएगा। इस बात को समझते हुए बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव जीतने में योगदान देने के साथ साथ कोरोना से लड़ाई में भी मुस्तैद रहें और कोरोना वॉरियर बनें। बीजेपी कार्यकर्ताओं से साफ साफ कहा गया है कि बिना मास्क के वो बिल्कुल ना रहें। साथ ही उन्हें बड़े गुट की बजाय छोटे छोटे समूहों में निकलकर चुनावी प्रचार करने को कहा गया है। और इसी दौरान एक राज की बात और सामने निकल कर आई कि यूपी का चुनाव 7 से 8 चरणों का हो सकता है। ये बात उस समय सामने आई जब स्टार कैंपेनर से लेकर कार्यकर्ताओं तक को स्वस्थ रहने की टिप्स दी जा रही। उनसे कहा गया है कि 7-8 चरणों में यूपी का चुनाव होगा। यदि ऐसे में ज्यादा नेता बीमार पड़े तो चुनावी तैयारियों पर भी फर्क पड़ेगा। इसलिए खुद को सुरक्षित रख, लोगों को सुरक्षित रखें। राज की बात यह भी कि इन सभी नेताओं को खान पान से लेकर जीवनचर्या की एडवाइजरी तक दी गई है। स्टार कैंपेनर को संतुलित आहार लेकर योगा करने और खुद को बचाने के उपाय बताए गए हैं। राज की बात यह है कि हर स्टार कैंपेनर का हर 2 दिन में आरटी-पीसीआर यानी कोरोना की जांच होगी और ये नियम उनके सिक्योरिटी गार्ड से लेकर जो उनके करीबी कार्यकर्ता या नेता हैं उनके साथ भी लागू होगा। उद्देश्य ये है कि सुपर स्प्रेडर कहीं उनके कार्यकर्ता और नेता न बन जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी कोरोना की रोकथाम करते दिखने के साथ साथ अपने आप को एक जिम्मेदार पार्टी के तौर पर भी स्थापित करते हुए दिखना चाहती है।
पूर्वांचल से बीजेपी के उदय की कमान सीधे पीएम मोदी ने संभाल ली है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी और संगठन के कील कांसे दुरुस्त करने का जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह ने उठा लिया है। भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, लेकिन जिस राज्य से पीएम खुद चुनकर आते हों, वहां पर पूरी व्यवस्था और जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है मोदी शाह ने। खास तौर से सत्ता के लिए दो प्रमुख ध्रुव पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। जय जय श्री राम। राज की बात यह है कि बीजेपी मानकर चल रही है कि यूपी में उसके लिए सत्ता में वापसी की सभी संभावनाएं, बस स्थानीय गुटबाजी और संगठन व सरकार में महत्वाकांक्षाओं की आपसी लड़ाई को मुखर नहीं होने देना है। खास तौर से सामाजिक, जाति और राजनीतिक समीकरण साधने के लिए थोड़ा सख्त और कूटनीतिक होने की जरूरत है। इसीलिए अमित शाह के यूपी दौरे के बाद ही प्रदेश के चुनावी फ्रेम में केंद्र में तब से पीएम मोदी ही हैं। चाहे काशी में विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हो, या फिर जेवर हवाई अड्डा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, या अब काशी में फिर अमूल दुग्ध डेयरी का शिलान्यास। राज की बात यह है कि जिस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाति धड़ेबंदी को लेकर विपक्ष काफी आक्रामक है और लगातार बीजेपी के अंदर के इन समीकरणों को उभार रहा है, और साथ ही पार्टी के अंदर से भी कुछ ऐसे खतरनाक संकेत पार्टी आलाकमान को मिले थे। मेरे साथ बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की। सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मोदी लगातार तवज्जो देते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा महेंद्र नाथ पांडे और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे नेताओं को भी तवज्जो मिल रही है। बीजेपी नेतृत्व पूरा संदेश दे रहा है कि किसी जात या वर्ग के साथ कोई बेइंसाफी नहीं कर सकेगा। हालांकि इस दौरान सीएम योगी की छवि को भरपूर भुनाया जा रहा है, ताकि उनका जो एक प्रशंसक वर्ग तैयार हुआ है उसके बीच भी कोई गलत संदेश ना जाए। वैसे तो पीएम मोदी बीजेपी के ट्रम्प कार्ड हैं। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर दक्षिण, सब जगह उनका सिक्का चलना तय है। लेकिन राज की बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी गोटियां सेट करने से लेकर सारा राजनीतिक प्रबंधन करने की कमान के साथ साथ प्रचार का प्रमुख जिम्मा अमित शाह के पास होगा। उत्तर प्रदेश के चुनावी विसात पर छोटे छोटे दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, और कई इलाकों में ये छोटे छोटे दल बेहद बड़े बड़े समीकरण प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। बीजेपी ने कई बार इन्हीं छोटे दलों के सहारे एक सफलता की बड़ी लकीर खींची। इस बार अखिलेश यादव उसी को दोहरा रहे हैं। कांग्रेस इस मामले में असफल रही है। लेकिन राज की बात यह है कि अगर अखिलेश की बेरुखी जारी रहती है तो बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। बीजेपी के सामने खुद को दावेदार के रूप में पेश करने में तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव काफी हद तक सफल रहे। राज की बात छोटे दलों से गठजोड़ में अखिलेश की सफलता, अति आत्मविश्वास और असफलता के बीच अपनी जमीन बचाने की जुगत में भिड़ी कांग्रेस की कोशिशों की भी है। यह किसी से छिपा नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे सशक्त वोट बैंक अगर जाट और मुस्लिम है, तो तीसरा सबसे बड़ा एकमुश्त वोट जाटुओं का होता है। यहाँ पर जाटुओं की अच्छी खासी जनसंख्या होने के नाते बीएसपी काफी मजबूत रही है। इसके उलट समाजवादी पार्टी के जो दो मूल वोटर हैं, उनमें से एक मुस्लिम तो यहाँ खासी तादाद में है, लेकिन यादव नाम मात्र के हैं। पिछली बार चुनाव में उन्होंने बीएसपी के साथ समझौता किया था, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। इस बार उन्होंने जाट वोट बैंक को आरएलडी के साथ जाकर साधने की कोशिश की है, लेकिन जाटुओं के बीच में अभी असर डालना बाकी है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, वो यहाँ का उभरता चेहरा है। उनके साथ अगर समझौता नहीं होता है तो इन संभावनाओं को जरूर कुछ धक्का पहुंच सकता है।
राज की बात ये कि चंद्रशेखर के साथ सपा की बातचीत काफी आगे तक चली गई थी। चंद्रशेखर की 2 बार अखिलेश से मुलाकात हुई और बात हुई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच संवाद टूटा हुआ है। इससे उद्विग्न चंद्रशेखर ने कांग्रेस के साथ बातचीत आगे बढ़ाई है। राज की बात यह कि अखिलेश ने 25 दिसंबर से पहले सम्मानजनक सीटें देते हुए गठबंधन का ऐलान किया था, मगर अब चंद्रशेखर रावण का पिछले कुछ दिनों से कोई संवाद ही नहीं हो रहा है। इसी बीच चंद्रशेखर दिल्ली आए और बीते मंगलवार को राहुल गांधी से उनकी भेंट हो गई। इस मुलाकात में चंद्रशेखर ने राहुल गांधी से यूपी में 50 सीटें और उत्तराखंड व पंजाब में भी कुछ सीटें मांगी हैं। रावण का दावा है कि पंजाब में दलित वोटों में भी वह कुछ सेंध लगाएंगे, साथ ही सहारनपुर से वह खुद आते हैं। उसके अगल बगल उत्तराखंड की रुड़की और हरिद्वार क्षेत्र में भी अपने प्रभाव का रावण ने दावा किया। बताते हैं कि यूपी के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बहुत दिक्कत नहीं है, बातचीत सार्थक भी रही। आस्था की गंगा और विकास की धारा, इन 2 पटरियों पर बीजेपी का उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान टिका हुआ है। जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और काशी विश्वनाथ भव्य रूप में सामने आया है, उससे बीजेपी ने सनातन धर्मावलंबियों के दिलों में तो विशेष जगह बना ली है। लेकिन कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला, यानी भूखे पेट धर्म समझ में नहीं आता है। तो विकास को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब भी आक्रामकता से देने की बीजेपी ने रणनीति बना ली है, और राज की बात बीजेपी की इसी विकासवादी रणनीति पर। बाबा विश्वनाथ की नगरी और अपने निर्वाचन क्षेत्र में दूध से शिव का अभिषेक करते पीएम नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें महज 2 हफ्ते पुरानी हैं। वहीं पीएम को एक बार फिर बनारस में 3 दिन पहले जाना हुआ और देश की सबसे बड़ी दूध विपणन कंपनी अमूल के मेगा प्लांट का उद्घाटन कराया। कॉरिडोर से लेकर करोड़ों रुपए की लागत से बने अमूल के डेयरी संयंत्र का उद्घाटन सियासी टाइमिंग को देखकर हो रहा है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश चुनावी संग्राम का अखाड़ा बन चुका है, जिसमें बीजेपी के योद्धा धर्म और विकास के डबल इंजन के साथ अपनी गाड़ी को सत्ता के स्टेशन तक पहुंचाने में जुटे हैं। यही वजह है कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के नारों को भी हवा दी जा रही है, लेकिन साथ ही विकास के क्षेत्र में नए प्रतिमान गढ़ते उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी पेश की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पर इसे निवेश का एक स्थान बताया जा रहा है। मतलब ये कि अतीत की नींव पर भविष्य का शिखर खड़ा करने का सपना भी परोसा जा रहा है। अपने आम और अमरूद जैसे फलों के लिए मशहूर यूपी को दुनिया के फूड प्रोसेसिंग मैप पर जगह दिलवाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए पेप्सी, कोका कोला जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ निवेश समझौते किए जा रहे हैं। इस कड़ी में यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने पीलीभीत और चित्रकूट में हजारों करोड़ रुपए के फूड प्रोसेसिंग परियोजनाओं को भी हरी झंडी दे दी है। दुनिया के मंच पर भारत के निवेश अवसरों की मार्केटिंग करने वाली संस्था इन्वेस्ट इंडिया इन दिनों यूपी को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह दिखाने में जुटी है। इन्वेस्टमेंट इंडिया के मुताबिक यूपी भारत में 30वें नंबर पर सबसे ज्यादा जीडीपी रखने वाला सूबा है। दुनिया के निवेशकों के लिए यहाँ चल रही 993 परियोजनाओं में 126 अरब डॉलर यानी करीब 9,45,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, यूपी में साल 2020-21 के दौरान 16 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात आंकड़ों के साथ भी निवेशकों को लुभाने की कोशिश है। जाहिर है कि कोशिश उत्तर प्रदेश की छवि बदलने की और उसे ज्यादा से ज्यादा आधुनिक बनाने की भी है। नई अमेठी का नया अध्याय। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर के सहारे यूपी को हाई वैल्यू रक्षा उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग मैप पर लाने की कोशिश भी हो रही है। अमेठी में भारत और रूस की साझेदारी से बनने वाली AK-203 राइफलें जब दुनिया के अन्य देशों में जाएंगी तो अपना पता भी बताएंगी। हालांकि यूपी में निवेश के तमाम समीकरणों को बाधित करने में यहाँ सत्ता के समीकरण भी जिम्मेदार रहे हैं। मसलन केंद्र में यूपीए या एनडीए की सरकारें थीं, लेकिन प्रदेश में सपा और बसपा की सरकारें रहीं। इन सियासी धुरियों के विपरीत होने के साथ साथ जो सबसे बड़ा कारण था वो उत्तर प्रदेश का
हिस्ट्री शीटर इतिहास। बहरहाल दुनिया में यूपी की निवेश संभावनाओं के चमकीले इश्तिहार दिख रहे निवेशक भी फिलहाल भारत की राजनीति पर बड़ा दबदबा रखने वाले सूबे के सियासी संग्राम पर नजरें लगाए हुए हैं। निवेश का चेक साइन करते समय निश्चित तौर पर नजर इस तरफ भी होगी कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि यूपी ने कभी भी एक मुख्यमंत्री को दोबारा मौका नहीं दिया है। तो अब देखते हैं कि योगी की तपस्या इस ट्रेंड को बदलेगी या फिर 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला ये सूबा कुछ अलहदा करेगा। राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, और जाने से पहले आप सबको नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और एबीपी न्यूज पर अपने पसंदीदा कार्यक्रम राज की बात को देखना ना भूलें। अगले रविवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।